दिलदार पैदा किया। ये 4 पंक्ति आपके लिए पढ़ रहा हूं। दिल देकर दिलदार पैदा किया है, खून देकर यार पैदा किया है। अरे दिल देकर दिलदार पैदा किया है, खून देकर यार पैदा किया है। मैं स्वागत करता हूं उस पिता को जो चिराग पासवान जैसा बेटा पैदा किया है। मैं प्रणाम करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्ष के दिनों के साथी, सहयोगी, मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद, यहाँ पर पूर्व विधान पार्षद आदरणीय श्री कृष्णा सिंह जी मौजूद, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी जी मौजूद, यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश कुमार गबरू जी मौजूद, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवांग पासवान जी मौजूद, यहाँ पर हमारे युवा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल पासवान जी मौजूद, यहाँ पर हमारे प्रदेश के महासचिव चंदन पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अजय प्रताप जी मौजूद, यहाँ पर सोनू सम्राट जी मौजूद, यहाँ पर योगेंद्र पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अमित पासवान जी मौजूद, यहाँ पर पूर्व हमारे दलित सेना के जिला अध्यक्ष निरोहा पासवान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर। इस मंच की अध्यक्षता कर रहे चुनचुन पासवान जी जो कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के महासचिव हैं मौजूद, यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष रोहतास के विनोद कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर रीना देवी जी जो कि जिला अध्यक्ष है हमारी महिला प्रकोष्ठ की मौजूद, यहाँ पर कचहरी पासवान जी मौजूद, यहाँ पर विपिन पासवान जी मौजूद, यहाँ पर जानेश्वर पासवान जी मौजूद, यहाँ पर राजाराम पासवान जी मौजूद, यहाँ पर जोखन जी मौजूद, यहाँ पर अमित पासवान जी, उमाशंकर पासवान जी मौजूद, यहाँ पर सत्येंद्र सुहाना जी मौजूद, यहाँ पर छोटेलाल पासवान जी, लल्लू पाठक जी मौजूद, यहाँ पर राम जी पासवान जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज मेरे लिए ये भावुक क्षण भी है, एक गर्व की अनुभूति भी है कि जिस भूमि पर मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कदम रखा, जहां पर वो शिलान्यास कर गए, आज उस शिलान्यास का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आप सबने दिया। इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सर्वप्रथम नमन करता हूं शक्ति कुमार शोला जी के चरणों पर, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। मेरे नेता ने यह प्रण लिया था, मेरे नेता, मेरे पिता के साथ जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने हर कदम पर मजबूती से उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का काम किया, और एक ऐसे दौर में जब मेरे नेता खुद एक संघर्ष के दौर से निकल रहे थे, उस वक्त जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने एक ताकत बनकर मेरे नेता के संघर्ष के दिनों में उनका हमसाया बनने का काम किया। शक्ति कुमार शोला जी जिनमें खुद नेतृत्व करने की अपार क्षमता, पर उसके बावजूद एक कार्यकर्ता की भूमिका में हमेशा रहकर जिस तरीके से समाज के वंचित, शोषित, अनुसूचित जाति, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जिस तरीके से दिन रात उन्होंने मेहनत की, एक ऐसे दौर में जब हमारे नेता दलित सेना की नींव रख रहे थे, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी ने प्रमुखता से जिक्र किया कि जब हमारे नेता ने दलित सेना की नींव, जो कि पार्टी से कई दशकों पहले रख दी गई थी, 82 में जिस साल मेरा जन्म हुआ, उस साल हमारे नेता ने जिस तरीके से दलित सेना की मुहिम को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, और एक एक साथी को उन्होंने खुद चुनकर न सिर्फ दलित सेना में पदाधिकारी के तौर पर
विशेष जिम्मेदारियां दी, बल्कि समाज के भी ऐसे वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया जो कि आजादी के कई दशकों के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए थे। ऐसे समय में जिस तरीके से शक्ति कुमार शोला जी ने मेरे नेता का साथ दिया, आज जब शक्ति कुमार शोला जी हम लोग के बीच नहीं है, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए आज हम लोग इस बात का संकल्प भी यहाँ से लेकर जाए कि जिस वंचित गरीब वर्ग को, दलित समाज को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, आज अगली पीढ़ी को, हम सबको भी ये संकल्प लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से, शक्ति कुमार शोला जी से प्रेरणा लेते हुए अपने समाज में एकजुटता का परिचय दें और आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करें कि समाज का हर गरीब, वंचित, शोषित वर्ग को आगे बढ़ाकर बिहार को हम लोग एक विकसित राज्य की ओर लेकर जाए। ये संकल्प आज हम लोग यहाँ से लेकर जाने। साथियों, जैसा मैंने कहा कि यकीनन ये मेरे लिए एक भावुक क्षण है कि यहीं पर मेरे पिताजी सन 2009 में शक्ति कुमार शोला जी के निधन के बाद वो यहाँ पर आए थे और यहीं पर शिलान्यास कर गए थे और उस दिन उन्होंने ये प्रण लिया था कि यहीं पर शक्ति कुमार शोला जी की एक प्रतिमा लगे ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके, उनके बारे में सीख सके और उनसे प्रेरणा लेकर उनके द्वारा किए गए कार्य को, अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। यही सोच के साथ मैं स्वयं बिहार में जिस तरीके से दिन रात कर रहा था, क्या इस दिन के लिए पिछले 3 साल से वो इंतजार कर रहा था। और इसके लिए आज जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोग की आवाज को दबाने के लिए लाठी, पानी, गोली सब इस्तेमाल कर लिया जाता, पर उसके बाद भी अगर हम लोग की आवाज नहीं दबती तो अपने ही परिवार का भी इस्तेमाल किया जाता, भाई को भाई से बांटने का काम किया जाता। ये बांटने की राजनीति अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसको कार्यरत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बांटो और शासन करो, क्या किया मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा? दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, मगरा, पिछड़ा, पुरुष, महिला, हर तरीके से हम लोगों को बांटने का काम किया। बांटिए ना मुख्यमंत्री जी। अरे आपने बांटा, हम लोग बढ़ भी गए, पर बदले में क्या मिला? जो वादे, जो घोषणाएं आपने की थी दशकों पहले, आज तक उन घोषणाओं को आप पूरा नहीं कर पाए। 3 डिसमिल जमीन देंगे तो फलाना को नौकरी देंगे तो उसको सरकारी उसमें काम देंगे, किसी एक का भी कार्य पूरा हुआ यहाँ पर? उल्टा जब हम लोग अपनी योजनाओं के लिए जाते हैं, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कोई भी सरकारी काम बिना घूस दिए नहीं होता है। कोई काम बिना घूस दिए होता है क्या? हर चीज में घूस, रिश्वत। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारा 0 टॉलरेंस है। भाई, जो मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल से सिर्फ इस चिंता में अपना पूरा समय बिता रहे हो कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे, सिर्फ ये चिंता उनको सताती है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहेगी। कभी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, कभी उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे, कभी महागठबंधन में जाएंगे तो मुख्यमंत्री है, एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री है। सिर्फ कुर्सी, सिर्फ कुर्सी, सिर्फ कुर्सी। और यहां पर बिहार जल रहा और मुख्यमंत्री जी खामोश रहे। जिस तरीके से हमारे युवा साथियों का आक्रोश पिछले 3-4 दिन में देखने को मिला, एक शब्द मुख्यमंत्री जी की जुबान से नहीं निकला। भाई, उनसे बातचीत कीजिए, हमारे बिहार के लड़के हैं, बिहारी हैं, बातचीत कीजिए उनसे, पूछिए उनसे कि क्या समस्या है। पर समस्या सुनना तो दूर, उल्टा लाठी चलाई जाती है उनको। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों के लिए, जरूरत है हम सबको एकजुट होने की, जरूरत है हम सबको एकत्रित होकर इस बात को समझने की कि कौन सा राजनीति पर हमें अच्छी शिक्षा, हमारी पंचायतों में स्कूल मिले जो अच्छी शिक्षा दे, ऐसे शिक्षक मिले
ऐसे स्कूल बने, ऐसे अस्पताल बने। यही लड़ाई लड़ रहा हूं और यही मेरा कसूर है ना कि मैं विकास की बात कर रहा हूं। और विकास की बात कर रहा हूं तो चिराग पासवान की आवाज को दबाने के लिए मेरे ही परिवार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता, और इस सोच के साथ कि चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। पर जो लोग ये षड्यंत्र रचते हैं और जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं टूटने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं। जिसको जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। मुख्यमंत्री जी को जितने षड्यंत्र रचने हैं रच ले। पर मुख्यमंत्री जी, आपसे ये सवाल मैं पूछता रहूंगा कि क्यों आपके रहते हुए बिहार का विकास नहीं हुआ? क्यों बिहार से पलायन रुकना तो दूर की बात है, आंकड़े दर्शाते हैं कि साल दर साल पलायन में वृद्धि हुई। क्यों मेरे बिहारी युवाओं को दूसरे प्रदेश जाने के लिए आपने मजबूर किया? और दुख की बात तो ये कि जब ये दूसरे प्रदेश जाते हैं तो वहां पर इन्हें अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया जाता। आज मैं हर मन से बोलता हूं कि मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, पर ये गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे कतराते हैं, दूसरे प्रदेशों में जब जाते हैं स्कूल कॉलेज में बताते नहीं है जल्दी कि वो बिहार से है। क्यों? क्योंकि बिहार की छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बर्बाद करने का काम किया है, आज बिहार सुर्खियां बनता है तो सिर्फ अपराध के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बलात्कार के लिए, आए दिन खुलेआम चल रही गोली के लिए। कौन जिम्मेदार है भैया इसके लिए? और जब चिराग पासवान ये सवाल उठाता है तो चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री जी से जब सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। अरे नहीं पूछना हम लोग को 15 साल पहले का बिहार कैसा था। मेरी उम्र का जो युवा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल पहले का बिहार के माध्यम से जिस तरीके से मैं दिन रात मेहनत करने का कार्य कर रहा हूं, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र सोच है, एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे अपने नेता, अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तमाम अधूरे कार्यों को पूरा करना है जो वो अपने रहते रहते करना चाहते थे पर वो नहीं कर। जिनमें से यकीनन शक्ति कुमार शोला जी की प्रतिमा लगाना भी एक कार्य था। आज मुझे खुशी है और मुझे यकीन है कि मेरे नेता, मेरे पिता जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक उनका अधूरा कार्य था जो लंबे समय से वो चाहते थे कि पूरा हो। और आज जब उनकी प्रतिमा यहाँ पर लग गई है तो जरूर मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली होगी और वो यकीनन अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे होंगे। साथियों, आज जब हम लोग इनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, हम लोगों को इस बात को भी सोचने की जरूरत है, इस बात पर भी मंथन करने की जरूरत है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया, क्या सही मायनों में उनके संघर्ष को हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाए? क्या उन्होंने जिस आवाज को बुलंद करने का काम किया, क्या उनकी उस आवाज को हम लोग सम्मान दे पाए? मेरे नेता, मेरे पिता ने 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति को दिए ताकि समाज के वंचित, शोषित, गरीब वर्ग से आने वाले लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े, मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने, उसके लिए उन्होंने दिन रात संघर्ष किया। पर अफसोस होता है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी जब हम लोग मुड़कर देखते हैं तो हमें दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर तो दिखते हैं, पर वही हमारा बिहार प्रदेश जो कि आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। कारण क्या है इसका?
क्यों जब दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते राज्य बन सकते हैं? भाई भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों दिल्ली मुंबई में इतनी सुख सुविधाएं? वहां पर अगर लोग विकास की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, फलाना ढिमकाना, सब बड़ी बड़ी बातें वहां पर होती हैं। पर हमारे प्रदेश में आज भी जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि मेरे आंगन में कैसे एक चापाकल करे, मेरे घर के सामने कैसे नली गली खुले, हमारे गांव में किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर आए। क्यों भैया, क्यों हम लोग बड़ी विकास की सोच नहीं रख पाते? क्यों हम लोग अपने गांव में, अपनी पंचायतों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की कल्पना नहीं कर सकते? क्यों यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्रों की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते? क्यों आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, एमएनसीज की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते? मैंने दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? बंबई से कोई लड़का आया बिहार रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम लोगों को ही जाना पड़ता है दिल्ली, बंबई, नोएडा, गुरुग्राम, बैंगलोर, अलग अलग राज्यों में हम लोग जाते हैं, कभी शिक्षा के लिए, कभी रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैं बुजुर्गों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ, दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक धूप गर्मी बरसात में लाइन लगाकर खड़े रहेंगे डॉक्टर से मिलने के। क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों ये तमाम बेसिक बुनियादी जरूरतें हम लोग को हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? और आज जब चिराग पासवान इन बुनियादी जरूरतों की मांग, जो कि हम लोग का हक है, हम लोग का अधिकार है, भाई कौन से संविधान में लिखा है कि गांव की महिलाओं को, बुजुर्गों को बिना उपचार के मर जाना चाहिए? कौन से संविधान में लिखा है कि हमारे युवाओं को अपने बूढ़े माँ बाप, अपने चाचा चाची, दादा दादी जिस उम्र में उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको अकेला छोड़कर दूसरे प्रदेश चले जाना चाहिए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? कहाँ लिखा है भैया? ये हम लोग का हक है, हम लोग का अधिकार है कि हम लोग को हमारे ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार के अवसर मिले। पर जब कोई इसके लिए आवाज उठाता है तो राज्य सरकार उस पर लाठियां बरसाता है। जब कोई अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है तो उसकी आवाज को लाठियों के द्वारा खामोश किया जाता है। कब तक हम लोग ये अन्याय सहेंगे? आज अगर चिराग पासवान आवाज उठाता है कि हम लोग को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, बिहार में मूलभूत जरूरतों के अभाव को समाप्त करना चाहिए, तो आज चिराग पासवान को समाप्त करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया जाता है। आज जिस तरीके से मुझे मेरे ही परिवार से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर कर दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। क्यों? क्या कसूर है चिराग पासवान का? सिर्फ इतना ही कसूर है ना कि चिराग पासवान बेहतर बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है, एक विकसित बिहार बनाने की लड़ाई